Okay, well, आज टॉपिक है हम लोगों का सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? मैंने लिख दिया है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की नहीं, गैस की नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेन्ड स्टेट, है ना, एंड इट एक्वायर्स टू ए मिनिमम एरिया। यह ट्राई करता है कि मिनिमम एरिया एक्वायर करे, ठीक है ना। ये लिख दिया है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्री सरफेस ऑफ the liquid is always remains in a straight state and tries to contract to acquire minimum surface area. The surface of the liquid exposed to the atmosphere, the surface of liquid which is in contact with air, that is called free surface. Okay? इसी प्रॉपर्टी की वजह से रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। फॉर अ गिवन वॉल्यूम, शेप विल बी surface area will minimum only when the shape is spherical, ठीक है ना। कोई भी और भी शेप हो सकता है, लेकिन इसका शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है कि वह एक्वायर्ड मिनिमम एरिया लेना चाहता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जस्ट कंसीडर फ्री सरफेस, ये है, और मैंने बताया फ्री सरफेस का मतलब द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। हमने इस पर ए भी एक लाइन कंसीडर किया है, ठीक है ना। We consider the line AB on this surface. AB is a line on the liquid surface. ठीक है ना। देखो, the liquid on one side of the line exerts a force F on the liquid on the other side and vice versa, ठीक है ना। the liquid on one side of the line exerts a force F on the liquid on the other side, ये हमने ये भी एक लाइन कंसीडर किया, इमेजिन किया ये फ्री सरफेस पर। अब इस सरफेस के एक तरफ जो लिक्विड है वो दूसरी वाले पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, अब फोर्स क्या है? एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब इधर जो लिक्विड का सर्फेस वो इधर वाले पर फोर्स लगाता है, ठीक, स्ट्रेट स्टेट में है। अब देखो तो एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं, एंड वाइस वर्सा, ओके। ये जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है एक इधर के सरफेस उधर वाले पर, इस तरफ जो लिक्विड है इस तरफ वाले पर फोर्स लगाता है और इधर वाला उस पर फोर्स लगाता है, राइट। ये फोर्स इक्वल, ये फोर्स जो होता है जो लाइन हमने कंसीडर किया है उसके लिए प्रोपोर्शनल होता है। दिस फोर्स F is proportional to the length of the line, पहली बात, ठीक है ना। ये जो फोर्स एक्सर्ट किया करता है ये वह इसके लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, और इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। प्रोपोर्शनल होता है और क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंड दिस इज perpendicular to the line. Is it all right? पहली बात
बात क्या होगी, ये जो फोर्स लगता है वह उस जो लाइन हमने कंसीडर किया है उसके लाइन के प्रोपोर्शनल होता है और परपेंडिकुलर टू इट, टेंजेंशियल टू द सरफेस. This force is tangential to the surface. Tangential to the surface. Is it alright? Tangential to the surface. ठीक? तो मैंने बताया just consider a line AB on this surface. जो लिक्विड वन साइड में दूसरी साइड पर फोर्स लगाता है एंड वाइस वर्सा. ये जो फोर्स एक लगाता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस. मान लिया जाए, इसको हम डिफाइन करते हैं. सपोज करो कि लेंथ इसका L है ना, लेंथ ऑफ द लाइन इज L. Length of the line is L. Line is L. And force is F. जो फोर्स लग रहा है इधर का सरफेस इधर की तरफ और इधर वाला उधर तरफ लगा रहा है ना, और फोर्स क्या है, F है. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड और डिफाइंड एज क्या, सरफेस. Surface tension is given as tension is given as S से डिनोट करें हम लोग. सरफेस टेंशन को S से डिनोट किया जाए तो यह क्या होगा, F by L, right? F by L. This is the force per unit length. क्या क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ. एल लेंथ पर फोर्स F लग रहा है, यूनिट लेंथ पर कितना हुआ, A by L. बताओ तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, न्यूटन पर. हाँ, न्यूटन पर क्या, न्यूटन पर मीटर एक्सप्रेस करेंगे. और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है. डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा, नहीं डायमेंशन फार्मूला तो देखो S ऐसे हो गई. फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या, डिवाइडेड बाई लेंथ का ऐसे. तो फोर्स का क्या हो जाएगा, M/L/T -2 और L ये कितना बन गया, बोलो M/L0 और T का पावर कितना होगा, -2. क्या डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा. जो डेफिनेशन हम लोग देखा, अब उसको जरा एक सिंपल प्रॉब्लम पर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना. एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे बाद में. एक सिंपल प्रॉब्लम हम लेते हैं और जो मैंने लिखा है उसको जरा देखते हैं कैसे होता है. सपोज करो एक ऐसे यू शेप्ड फ्रेम, ठीक है, यू शेप्ड फ्रेम, वायर फ्रेम है, और इस पर एक वायर है ऐसे जो फ्रीली स्लाइड कर सकता है और द आर्म्स ऑफ द फ्रेम. इसको हम BC कर दें, ठीक है ना, और इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, राइट. फिक्स कर देते हैं इसको और यहां पर इससे ऐसे दिखा देते हैं इसको. Wire BC can slide freely on the arms of the frame.
arms of the frame. ठीक है ना? On the arms of the frame. और यह क्या है? लिक्विड फिल्म। जैसे इसको सोप सॉल्यूशन में हम लोग डुबा दें और उसको क्या करें, बाहर करें, इस फ्लेम को हम लोग इसके साथ इस सोप सॉल्यूशन में डिप करें, अब बाहर निकालें तो वी विल हैव ए थिन फिल्म ऑफ द लिक्विड। अब ये क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा सरफेस टेंशन के कारण यह जाकर यहाँ चिपक जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, यहाँ से एक स्ट्रिंग्स है हम लोगों ने इस तरह से, है ना, ये रबर स्ट्रिंग, ये क्या है, रबर स्ट्रिंग, रबर स्ट्रिंग, रबर स्ट्रिंग, ओके, रबर स्ट्रिंग आई फिक्स कर दिया हुआ है। आप देखो तो ये जो वायर है जो स्लाइड कर सकता है, इसका लेंथ L है और सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या है, S। तो इस पर फोर्स जो होगा सरफेस टेंशन के कारण कैसे एक्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो तो अब ये क्या होगा, ये वायर के लिए क्रॉस सेक्शन A दिया है, x मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y दिया है और लेंथ इसका L0 दिया है, ठीक, L0 दे दिया, इसका L दे दिया है, L0 दिया है। कहता है कि इसमें कितना ये इक्विलिब्रियम में है, ये इस वायर में कितना स्ट्रेन डेवलप करेगा, ठीक है ना। The system is in equilibrium. We have to find क्या, a strain developed and in the rubber strain, ठीक है ना। आप देखो ये जो यहाँ स्लाइड कर सकता है तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ये फिल्म जो होगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इसमें क्या होगा, तो टेंशन होगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम है, तो इसमें जो टेंशन होगा सरफेस टेंशन के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसके बराबर होना चाहिए। तो अब देखो तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना लगेगा, SL प्लस SL। पूछोगे ये कैसे, आप दो बार SL क्यों लिख रहे हैं, सरफेस टेंशन S यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, तो इतने लेंथ पर कितना रहेगा, SL, और इस फिल्म में फ्री सरफेस 2 है, इस तरफ जो सरफेस है वह भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और उस तरफ जो सरफेस है वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो जो फिल्म होगी इसके पास फ्री सरफेस क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो जब 2 होगा तो इस जो बाउंड्री हम मान लो कैसे लिया, तो इस पर ऐसे ये ऐसे हुआ, ये फिल्म है, तो ये सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है, ये भी एयर के कांटेक्ट में है, तो इस बाउंड्री पर ऐसे फोर्स लगेगा और इस पर भी फोर्स लगेगा, तो दोनों जो फोर्सेस लगेंगे, है ना, इस तरफ और उस तरफ, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर मैंने दिखाया ऐसे, इस तरफ लग रहा है या फिर उस तरफ, तो A सेल प्लस F सेल और इज इक्वल टू टेंशन T। ये T क्या है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। गुड, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 2SL, 2SL क्या, 2SL हो गया। अब देखो, अब इसके लिए लिखा जाए फ्रॉम हुक्स लॉ, नहीं, फ्रॉम हुक्स लॉ, वो नहीं होगा, उनका मतलब है
हुक्स लॉ यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो T बाई ए स्ट्रेन हो गया, y और डेल्टा L डैश बाई L नॉट, क्या यदि इसमें इंक्रीज डेल्टा L डैश होता है तो ऑरिजिनल लेंथ क्या है, L नॉट है, तो डेल्टा L डैश बाई L नॉट ये स्ट्रेन हुआ, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी T बाई ए स्ट्रेस हो गया, ठीक। तब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा L डैश बाई L नॉट जो होगा है ना, यह क्या हो जाएगा T बाई ए वाई, ओके। तो T की जगह क्या लिखेंगे 2SL बाई क्या ए वाई, स्ट्रेंथ में जो डेवलप करेगा वो इतना होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? नाउ लेट अस कंसीडर सिंपल सिचुएशन। यह भी यू शेप क्या है, एक फ्रेम है, दिस इज फिक्स्ड, और यह क्या है BC एक वायर है which can move freely on the arm of the क्या आर्म्स ऑफ द फ्रेम, इस पर यू शेप जो फ्रेम है उस पर ऐसे स्लाइड कर सकता है। और ये जो देख रहा है दिस इज ए लिक्विड फिल्म, राइट। क्या होगा कि ऐसे छोड़ दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे एरिया को मिनिमम लेना चाहेगा, तो इस पर क्या होगा, सरफेस टेंशन के कारण ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये फोर्स तो इस पर के कौन कौन से लगेंगे, एक वायर का जो वेट होगा उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा और उसमें जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे वायर पर, तो ऊपर कौन सा फोर्स लगा, टेंशन T और K x के बराबर क्या एलोंगेशन यदि x है तो x होना चाहिए, और नीचे जो फोर्स होगा वह एक mg लगेगा, और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण Fs लिखा जाए तो वह कितना होगा SL प्लस SL बराबर 2SL, ठीक। सरफेस टेंशन S है, यूनिट लेंथ पर फोर्स S हुआ, इसका लेंथ क्या है L है, तो फोर्स लगेगा SL, इस पर फ्री सरफेस कितना है 2, इधर भी और फिर उसके पीछे भी, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगा वो SL प्लस SL 2SL हो गया, और इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो mg नीचे लगेगा, और ऊपर फोर्स क्या होगा, टेंशन इन द स्प्रिंग। इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg और बोलो प्लस 2SL, ठीक। और ये kx होगा, यदि स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है x है तो उसमें टेंशन कितना होगा kx होगा, जहां पर k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं kx इक्वल टू mg प्लस 2SL। तो x जो एलोंगेशन हुआ वो क्या होगा mg प्लस 2SL बाय k, क्या नहीं, स्ट्रिंग में जो एलोंगेशन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। इज इट क्लियर? ध्यान नहीं रखना है कि जो फिल्म है उसमें फ्री सरफेस 2 है, इधर भी और उधर भी, ठीक है ना। तो इस पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा तो SL एक तरफ और SL दूसरी तरफ, तो टोटल जो होगा SL प्लस SL। वेरी सिंपल एप्लीकेशन, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम, है ना। इसमें मैंने क्या किया है, यू शेप ये फ्रेम है, राइट, और इस पर जो ये वायर है वो सेमी सर्कुलर है, और फ्रेम के आर्म्स पर यह फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक। और इसको हमने अटैच कर दिया है एक रबर स्ट्रिंग से। इस रबर स्ट्रिंग के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है, इसका नेचुरल लेंथ क्या है L है, और ये हमारा चाहिए, ये है लिक्विड फिल्म। सरफेस टेंशन के कारण क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सरफेस टेंशन के कारण इधर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक।
और इस पे क्या होगा, टेंशन होगा, इक्विलिब्रियम में है तो जो इस पे टेंशन है और इस पे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है दे विल बी बैलेंस्ड। हमको ये बताना है कि इस रबर स्ट्रिंग में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वह क्या होना चाहिए, राइट। तो इसका डायग्राम जरा हम अलग से बनाते हैं। ये जो फ्रेम है, ये जो वायर जो इस पर स्लाइड कर सकता है फ्रीली, उसको देखो यहाँ पर ऐसे हमने देखा है, ठीक ऐसे हुआ। और फिर तो यह है नहीं, फिर इधर है, तो यहाँ से तुम एक काम करो कि थीटा और डी थीटा, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ये लो, तो ये एलिमेंट का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, आर डी थीटा होगा, और यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वह एस होगा, ठीक। तो ये जो एलिमेंट है उसका लेंथ आर डी थीटा हुआ, तो एस यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, तो डीएफ जो फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, एस इंटू आर डी थीटा। और चूंकि दो फ्री सरफेस है, इधर भी और उधर भी, तो एक बार और हो गया, तो ये जो डीएफ फोर्स होगा, डीएफ दिस शुड बी इक्वल टू 2SR और क्या, डी थीटा, ठीक है ना, राइट। इस पर लगने वाला फोर्स हुआ इस एलिमेंट पर, तो सरफेस टेंशन के कारण टोटल जो फोर्स लगेगा वह कितना होगा ये निकालना है। तो तुम इस डीएफ फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। क्या ये एंगल थीटा है, तो डीएफ फोर्स का एक कंपोनेंट यह जो होगा डीएफ cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट यह होगा डीएफ sin थीटा। सिमेट्री के कारण ये जो डीएफ sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी जीरो। क्यों कि ठीक उतना ही नीचे यहां पर एलिमेंट लिया जाए तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो डीएफ sin थीटा होगा, तो ऊपर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिखते हैं, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम इंटीग्रेशन df sin थीटा इक्वल टू 0, ठीक। तो हमने रिजॉल्व कर दिया एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों के पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, df cos थीटा, है ना, अब वर्टिकल कंपोनेंट इसका जो हुआ वो df sin थीटा, राइट। क्या आप देखो तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, due to the symmetry of the problem, integration df sin theta will be equal to 0, ठीक है। तो सरवाइव कौन करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहां पर F इज इक्वल टू यह जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सरफेस टेंशन के कारण इंटीग्रेशन df cos थीटा, है ना। ये थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, -π/2 से +π/2 तक। क्या यह एलिमेंट यदि यहां पर हो तो थीटा क्या होगा, -π/2, और यहां पर हो तो +π/2, तो थीटा का वेरिएशन जो होगा -π/2 से +π/2। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए, बहुत सिंपल है, उसको लिखते हैं। फिर बताओ f इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन df क्या है, 2SR d थीटा, 2SR d थीटा है, और ये क्या है cos थीटा, -π/2 2 +π/2, ठीक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है 2SR, ओके। 2f जो होगा 2SR, क्यों, और इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं cos थीटा d थीटा, क्या sin थीटा हो, sin थीटा लिखते हैं, और फ्रॉम -π/2 टू +π/2, क्या, 2SR and this is equal to sin π/2, क्या,
माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन बाई 2 हो जाएगा, इतनी बार लिख देते हैं क्या, इसका वैल्यू 1 होगा, तो क्या 4SR होगा, 4S, ये जो फोर्स होगा वो 4SR होना चाहिए। आप देखो तो अब इधर तक इक्विलिब्रियम में जब है इसमें टेंशन T है, तो टेंशन T जो होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, वह क्या होगा 4SR के इक्वल होना चाहिए। ये T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इज इट ऑलराइट? अब इस डायग्राम से तक कोई मतलब नहीं रहा, इसको मिटा देते हैं। अब बोलो, अब इसके लिए लिखा जाए फ्रॉम हुक्स लॉ, क्या लिखोगे, फ्रॉम हुक्स लॉ T बाई A स्ट्रेस हो गया, और Y डेल्टा L, और Y क्या नहीं, तो डेल्टा L बाई L क्या यही स्ट्रेन है, ठीक, तो T बाई A Y हो गया ये, बोलो और T कितना है हम लोगों का 4SR बाई A Y। तो इस स्ट्रेन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप करेगा दैट शुड बी इक्वल टू 4SR बाई A। I think this explanation is clear. Good. That's all for today. Thank you.